अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। आज हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज बीएनपी मैंगल के सरबराह अख्तर जान मैंगल साहब ने कौमी असम्बली में अपने खिताब के दौरान यह ऐलान किया कि 2 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ जो मुआहदे थे उन पर हुकूमत ने किसी किस्म का अमल दरामद नहीं किया, इसलिए वो बाज़ाब्ता तौर पर आज से हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी का एक ऐसे वक्त में हुकूमत से अलग होना कि जब हुकूमत ने बजट पास करवाना है और पहले हुकूमत को यह ताना मिलता है कि 4 वोटों पर खड़ी एक गवर्नमेंट है, ये हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में कितनी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है। और इस वक्त अगर नज़र दौड़ाई जाए कौमी असम्बली में जो नंबर गेम है ये बड़ी दिलचस्प है। और जो ताना 4 वोटों का था, ये 4 वोट नहीं, दर हकीकत ये 12 वोट बनते थे। अब 4 वोट कम होने के बाद ये 8 वोटों की अक्सरियत पे इस वक्त गवर्नमेंट खड़ी है। ओवरऑल नंबर गेम पे नजर दौड़ाई जाए तो कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के 156 अरकान हैं, MQM के 7 अरकान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 5 अरकान हैं, GDA के 3, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 5, अवामी मुस्लिम लीग का 1, आज़ाद 2 अरकान हैं और जमहूरी वतन पार्टी के 1 रुकन की हिमायत तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हासिल है। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त जो 4 अगर वोट निकाल लें आप अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी के, तो ये 180 की तादाद बनती है। 172 वोट दरकार होते हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए या उन्हें उस ओहदे पर बरकरार रहने के लिए। तो 8 वोटों की अक्सरियत इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास मौजूद है बरतरी कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन जिस तरह दोबारा अहम मसला ये है कि बजट के दौरान इस पार्टी का हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होना यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के लिए एक ये बड़ा धचका है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में 4 जून को एक दावा किया था। वो दावा ये था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने वाली है। तो क्या ये जो आज डेवलपमेंट हुई है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है? और ये हम हाजी साहब से आज के प्रोग्राम में जानेंगे भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपोजिशन इस पैदा होने वाले बहरान पे किस तरह से कैपिटलाइज करेगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम जाने के हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, आपने हमारे प्रोग्राम में ही बात की थी 4 जून को कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने वाली है। उस वक्त आपने क्या दावा किया था, ज़रा ये सुना लीजिए। There is a method in this madness. इसमें माल बनाने के सारे चक्कर हैं। इनके जाने का वक्त आ गया हुआ है और जाते जाते ये कौम को जो है लूट मार जितनी भी कर सकते हैं करके जाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बात ख्वाजा साहब ने की थी 4 जून को और आज अख्तर जान मैंगल साहब की पार्टी ने हुकूमत से अलग होने का ऐलान किया है। अख्तर जान मैंगल साहब ने हुकूमत से अलहदगी के वक्त क्या बात की, जरा ये भी सुन लें। आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। ख्वाजा साहब, आपने सुन लिया अख्तर जान मैंगल साहब को। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिसकी आप पेशगोई कर रहे थे कि ये हुकूमत जाने वाली है और ये नुक्ता आगाज अख्तर जान मैंगल साहब का आज हुकूमत से अलग होना। मैंने देखें ये डिससेटिस्फेक्शन जो है ना सिर्फ उनके इत्तेहादियों में है बल्कि डिससेटिस्फेक्शन जो है उनके अपने रैंक्स में जो है मौजूद है, PTI के रैंक्स में। और शाकी हैं उनके जो पुराने वफादार लोग जो PTI के, जिनका कैरियर जो है PTI से स्टार्ट हुआ था, वो खुसूसन तौर पे शाकी हैं कि उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनको यूज़ किया जा रहा है। वेयरएज़ जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में है जिनका PTI से कोई ताल्लुक माजी में नहीं रहा, या वो जो है एक मर्सनरीज के तौर के ऊपर उन्होंने PTI को ज्वाइन किया हुआ है। तो ये मैंने उस दिन भी कहा था, आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम बिफोर दिस कोलैप्स स्टार्ट्स। अब ये इम्प्लोजन हो रहा है फ्रॉम विदिन जो है ना PTI के इत्तेहादी और PTI इटसेल्फ जो है, बिकॉज फेलियर जो है ना वो बड़े एक्सपेंसिव गवर्नमेंट को भी पड़ रहे हैं, गवर्नमेंट पार्टी को भी पड़ रहे हैं, साथ उनके इत्तेहादियों को भी पड़ रहे हैं, उनके जो हमायती और वोटर्स जो हैं उनके जो 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 मेन स्टे है उनकी उसका इस वक्त हुकूमत का जो पॉपुलर सपोर्ट जो है उनकी, उसकी सारी की सारी एरोड हो रही है। इस वक्त ताकत में बैठे हुए लोग जो हैं वो आखिरी होते हैं जिनको पता लगता है कि भाई जो मेला जो है वो ख़त्म हो गया है और ये महफिल जो है तमाम हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो मैंने उस दिन भी आपको कहा था
और इसके तमाम तर शवाहिद जो है वो नज़र आ रहे थे। और बजट के दौरान जो है एक इत्तेहादी का बलूचिस्तान से उनके एक अपने तारीख है मेंगल साहब की। मेंगल साहब जो है हमारे इत्तेहादी रहे 99 में। एक जो अफसोसनाक बात है माजी की कि हम उनकी हुकूमत को जो है ना हमने ख़त्म नहीं होना चाहिए था। वो हमारे अगर वो जारी रहती है हुकूमत तो स्टेबिलिटी मिलती, बलूचिस्तान को भी स्टेबिलिटी मिलती और फेडरेशन को भी स्टेबिलिटी मिलती। मैं उनके बुजुर्गों का बड़ी इज्जत करता हूँ। लेकिन आपने ठीक कहा कि ये मैंने जो उस दिन बात की थी प्रोसेस जो है वो वैसे तो स्टार्ट हो गया हुआ है, लेकिन आज उसकी निशानियां भी उस तोड़ फोड़ की निशानियां जो है नजर आनी शुरू। ख्वाजा साहब, ये अख्तर मेंगल साहब ने जो फैसला किया है, आपको इसका इल्म कब से था? पहले आपको पता था जो आपने दावा किया था 4 जून? जी, मुझे कल पता लगा था। अच्छा, कल पता लगा। कल एक मीटिंग थी हमारी, स्पीकर साहब ने बुलाई हुई थी सेशन के सिलसिले में कि वोटिंग के दिनों में क्या सिलसिला होना चाहिए, किस तरह वोटिंग कंडक्ट होनी चाहिए। तो उस मीटिंग में मुझे किसी ने बताया था कि दे आर पार्टिंग वेज। ये पहले भी इस किस्म की इंडिकेशंस आती रही हैं, लेकिन कल उन्होंने अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनको बता दिया था कि भाई हम रुखसती ले रहे हैं गवर्नमेंट से इस वक्त। लेकिन सर, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि अख्तर मेंगल साहब की हुकूमत से अलग होने का पता आपको कल चला था। दावा आपने 4 जून को किया था कि ये हुकूमत जा रही है और ये सिलसिला शुरू होने वाला है। बाकी आपके पास क्या मालूमात है? कोई दीगर इत्तेहादी भी कोई हुकूमत को छोड़ने का कोई ऐसा इरादा रखते हैं? जिस तरह काफली के साथ आपकी पार्टी के राब्ते माजी करीब में हुए हैं, कोई वहां से भी आपको इस तरह का कुछ सिग्नल्स मिले कि वो भी इस तरह का फैसला कर सकते हैं? देखिए, काफ लीग भी जो है उनकी भी इनसे जो नाराजगी या कोई नीम रजामंदी कह लें जो है वो साफ नजर आती है। समर इनकी बड़ी देर हुई है। उनके वज़रा भी जो है चीमा साहब पिछले 2-4 रोज से नजर आ रहे हैं, पहले वो नजर भी नहीं आते थे। बाकी उनके मेंबर्स जो हैं हाउस में नजर नहीं आते। तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियरली, और उन्होंने ये पब्लिक फोरम्स के ऊपर भी ये वॉइस, ये अपनी डिससेटिस्फैक्शन विद द गवर्नमेंट बड़ा ओपनली उन्होंने गवर्नमेंट को कन्फ्रंट भी किया है। देखें, इमरान खान साहब लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सके, ना अपनी पार्टी को लीडरशिप प्रोवाइड कर सके, और जो शख्स अपनी पार्टी को लीडरशिप प्रोवाइड ना कर सके, अपने इत्तेहादियों को लीडरशिप प्रोवाइड ना कर सके, वो कौम को खुसूसन क्राइसिस में किस तरह लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। और आप उनकी लीडरशिप क्वालिटी देख लें पिछले 3-4 महीनों के अंदर, जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है, उनके बयान देख लें। इकोनॉमी के ऊपर पिछले 2 साल से उनके बयान देख लें। कट्टों चूजों से स्टार्ट हो गए, अब टिड्डी दल जो है वो आप 1 किलो टिड्डियां मारें और जो है 15 रुपए वसूल करें। मैं कोई सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन इंतहाई सिंपलिस्टिक किस्म का उनका जो है हर चीज़ के मतलब व्यू होता है, और वो भी स्टेबल नहीं होता। सही है, वो भी बदलता रहता है। जो सिंपलिस्टिक होता है, और उसके बाद जो है ना, यहाँ रनिंग द गवर्नमेंट जो है वो इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। गवर्नेंस इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। आपने सर बात की थी कि इत्तेहादी भी और इटसेल्फ यानी पार्टी के अंदर भी इस तरह की आपको नजर आ रही है एक तजब्जब की कैफियत, लोग थोड़े से जरा परेशान हैं। तो कोई ऐसी भी आपको मालूमात है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई टूट फूट आने वाले दिनों में होने वाली है, और कोई आपके इल्म में है कितने लोग हैं ऐसे जो कि छोड़ सकते हैं? मुझे मालूमात हैं, और मैंने अपनी तकरीर में उस तरफ इशारा भी किया था परसों जो मैंने तकरीर की है कि कैंडिडेट मौजूद हैं इस वक्त उनकी पार्टी में जो इन केस ऑफ द फॉल ऑफ द लीडर जो है उनकी जगह लेने को तैयार हैं। मेरा ख्याल है उन्होंने वो लॉबी भी कर रहे हैं। वो लोग जो हैं आप बड़े कोना मश्क सहाफ़ी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम मैं ले लेता हूँ, अक्सर लोग लेते रहते हैं। वो पहले दिन से हम सुन रहे हैं कि वो भी एफर्ट कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी उनके बारे में बात की थी कि वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। आपका भी इशारा यकीनी तौर पर उन्हीं की तरफ होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का भी नाम नहीं लूंगा, क्योंकि फिर उनको तरदीद करने की ज़ामत जो है उठानी पड़ेगी। नहीं, मैं ले लेता हूँ, चूंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिर्फ इशारा कर चुके हैं पहले, वो तो चले कोई ढकी छुपी बात नहीं है।
लेकिन उस पे वो वजाहत कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा कोई मामला नहीं है ऐसा, मैं तो कप्तान की टीम में हूं, एक खिलाड़ी हूं, कप्तान जहां फील्ड करे वो पीटीआई की क्यादत जो है बदली गई तो लाजमी तौर पे कुछ सीनियर आदमी आगे आएगा ना जो पार्टी को कैरी कर सके। मुझे नहीं पता उनकी पार्टी का अंदर का क्या कल्चर है, क्या इथॉस है। ये तो बड़ी नेचुरल सी बात है ख्वाजा साहब, जिस तरह से मियां साहब गए थे तो शायद हकान अब्बासी साहब पीएम बन गए थे, ये तो एक नेचुरल सी बात है, कोई जाता है। लेकिन जो जाना, असल बात है जाना कि खान साहब जाते हैं या नहीं जाते, ये बड़ा अहम सवाल है। ये कैसे आपको, यानी कि आप बहुत ज्यादा हमें कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि वो जा रहे हैं, कैसे आपको लग रहा है कि जाएंगे? नहीं देख, कॉन्फिडेंस मेरा इसलिए है, मैं जो एग्जिबिट कर रहा हूँ, जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस, वो इसलिए कर रहा हूँ द मैन हैज फेल्ड अटरली एंड कंप्लीटली। ये मुकम्मल तौर पे जो नाकाम हुए हैं ना, पाकिस्तान की तारीख में कोई हुक्मरान इतना मुकम्मल तौर पे नाकाम नहीं हुआ। और नाकामियों का अगर कोई नाकाम हुए हैं तो उन्होंने कुछ टाइम लिया है, किसी ने कुछ साल 2 साल लिए, किसी ने 3 साल लिए, किसी ने 4 साल लिए, लोगों ने 5 साल गुजार भी लिए। फौजी हुक्मरान हमारे रहे, उन्होंने वो नाकाम हुए। जनरल मुशर्रफ जो है एक रीसेंट एग्जाम्पल है, माजी में भी फौजी हुक्मरान जो है, अयूब खान जो है आखिरी दिनों में खुसूसन मादरे मिल्लत के साथ धांधली से इलेक्शन वो जीत के उसके बाद जो है उनके कदम उखड़ गए थे। तो लेकिन वो द मैन फ्रॉम डे वन, आप देखें ना, 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर ही उन्होंने असद उमर को फारग कर दिया। इकोनॉमिक टीम जो है वो किराए पे ले आए, जो है जो फ्रॉम विदन। मैं एक बात एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं वेरी हम्बल पॉलिटिकल वर्कर, जब आप अपनी पार्टी के अंदर लोगों पे एतमाद ना करें और किराए पे लोग बाहर से ले आए जो मर्सनरीज हों। पुराने ज़माने में अफ्रीका में जंगें होती थी तो ये डच और इस किस्म के फौजी आपको मिल जाते थे, जो आपको किराए पे मिल जाते थे। तो आप अफ्रीका में जो सिविल वॉर्स में जाके वो लोग लड़ते थे, वो किराए के फौजी होते, मर्सनरीज होते थे। और वो उनका बाकायदा एक एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे जो, इसी तरह हमारे देख लें इस किस्म के बेशुमार आपको नजर आएंगे मौजूदा हुकूमत के अंदर, जिनकी जो कोई तारीखी जो है रिश्तेदारी नहीं है पीटीआई के साथ, जो है जिस तरह बहुत से लोगों की है। मसलन हमारे स्पीकर साहब हैं, या मीर असद उमर साहब भी जो है 5-6-7 साल पहले पार्टी ज्वाइन की है। शाहमूद कुरैशी साहब ने भी 2013 में ज्वाइन की है। तो जो पुराने लोग हैं नजर आते हैं, पार्टी के पुराने लोग भी वहां बैठे हुए। साहब एक और चीज़ है सर, अब अहम सवाल यहाँ पे ये बनता है कि इस सारी सिचुएशन पे अगर कोई बुरानी कैफियत बनती है, जिस तरह से आज मेंगल साहब अलग हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि दीगर लोग भी अलग हो सकते हैं, इस सारी सूरत हाल पे अपोजिशन कैसे कैपिटलाइज करेगी? बजट चल रहा है, बजट सेशन चल रहा है, बजट हुकूमत ने मंजूर करवाना है। ये बजट के बारे में तो तासुर ये भी है कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग है अपोजिशन के साथ, ये पास हो ही जाना है, लेकिन ओवरऑल हुकूमत के मुस्तहकम रहने या ना रहने के हवाले से आप कैसे कैपिटलाइज करेंगे इस पे? देखिए, हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन आपने कभी देखा पाकिस्तान में कोई बजट जो है फेल हुआ हो? जमाली साहब की एक वोट के साथ हुकूमत थी लेकिन पास हो गया। लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं आपको बिल्कुल हल्फन ये बात बता रहा हूँ, किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं। और फिर एक जाते हुए, एक मिसमार होते हुए एक सेटअप के साथ क्या अंडरस्टैंडिंग किसी ने करनी है? जो तो ये लेट देम, ये खुद अपने आप को तबाह बर्बाद कर रहे हैं पिछले 2 साल से। कुछ देर और लगेगी, ये इज्तिमाई खुदकुशी कर रहे हैं। वो कर्जे लेने पे तो नहीं उन्होंने की, लेकिन मेरा ख्याल है वो इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जरूर जा रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा। तो सर मैं सवाल दोबारा दोहरा दूं, अपोजिशन इस पे कैसे कैपिटलाइज करेगी इस सिचुएशन पे? मैं कैपिटलाइज जो है डेफिनेटली हमारे राब्ते भी हैं, ज़ाती राब्ते भी हैं, सियासी राब्ते भी हैं। जो हुकूमत के साथ इस वक्त जो लोग हैं जो डिससेटिस्फाइड हैं, जिनके ऊपर हम कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछले 2-3 रोज में, आज रान सनाउल्लाह साहब बोले, कल रान तनवीर बोले, परसों मैं बोला, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बोले, और आज हमारा जो बड़ा अल्लाह के फजल से ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन का अटैक है गवर्नमेंट के ऊपर, और हम उनकी पिछली 2 साल की कारकर्दगी जो है बड़ा सक्सेसफुली उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोसेस जो है
इससे ज़रा तेज़ होगा इनकी डिमाइस का या इनकी जो है वो जाने का जो प्रोसेस है उससे तेज़ होगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अपनी तबाही में जो है ना वो इमरान खान साहब की अपनी हमारी कोई इतना लंबा चौड़ा क्रेडिट लेने की ना को हमारा कोई जवाब बनता है और ना हम लेना चाहते हैं। तो जहांगीर तरीन साहब से भी राब्ते हैं सर? जी, जहांगीर तरीन साहब के साथ भी राब्ते हैं कोई? मैंने सोशल मीडिया में सुना है कि वो कोई मुलाकात वगैरह होने जा रही है लंदन में, वो चाहते हैं मुलाकात हो जाए। कोई ऐसी तस्दीक, आप इसकी तस्दीक या नहीं, मेरे पास कोई तस्दीक नहीं है। मैं मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है, ना मैं पूछा है। मैं तबन जो है बाय नेचर मैं कोई इतना इंक्विजिटिव आदमी नहीं हूँ। क्यूरियोसिटी जो है, लेकिन आप करेंगे राब्ता, ऐसा राब्ता करेंगे आगे जाके? हो सकता है मुमकिनात की अगर मैं बात करूँ, या आपका कोई ऐसा इरादा है उनसे राब्ता करने का, कोई ऐसी डिस्कशन? नहीं, हमारी तरफ से राब्ता करने का कोई इरादा नहीं है। हमें कोई इरादा नहीं है। उनका क्या माजी है, क्या माजी है दौलत के सर के ऊपर, या दौलत के सर पे उन्होंने कॉन्टेक्स्ट भी बनाए। उन कॉन्टेक्स्ट से उन्होंने एक अमारत तामीर की जिसका नाम PTI है, ये जिसका नाम इमरान खान है। और वो इमरान जो अमारत जो है वो मुस्मार हो रही है इस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट। कितना टाइम आपको लग रहा है ये हुकूमत रहेगी? और जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तेजी से उस तरफ जा रहे हैं, कोई आपको है अंदाजा? समझ मैं नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक होती है सर एक अंडरस्टैंडिंग ना, एक पॉलिटिकल आपकी एक तजुर्बे की बुनियाद पे जो हालात नजर आ रहे हैं। ये देखें, मैंने परसों कहा था कि ये अपने वोटर और अपने स्पॉन्सर्स के लिए लाइबिलिटी बन गए। हर गुजरने वाला दिन जो है वो इनके वोटर्स के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, इनके स्पॉन्सर्स के लिए, इनके जो भी खैरखा या इनके जो वेल विशेस हैं उनके लिए नुकसान का बायस बन रहा है, शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है सर गवर्नमेंट के, जो वो तो बड़े एक पेज पे होने का दावा कर रहे हो, नजर भी आ रहा है सर। देखिए, उन्होंने भी तो अपना उनके सामने भी तो मुल्क का इंटरेस्ट है ना। उनको अगर कोई अच्छा लगता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो दाव पे लगाएंगे, मुल्क का इंटरेस्ट दाव पे लगाएंगे या अपने जो इंटरेस्ट हैं वो दाव पे लगाएंगे। कथित तौर पे नहीं है ये। आई विल नेवर बिलीव कि वो इमरान खान को कोई बचाने के लिए जो है वो इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उनको मजीद मखदूश होने देंगे। कभी नहीं होगा ये बात उनका। मैं किसी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो इस वक्त जो है ना इमरान खान को ओन करने वालों की तादाद दिन ब दिन जो है वो डिमिनिश हो रही है, उनमें बड़ी ड्रेस्टिकली कमी वाक़या हो रही है। लेकिन सर जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि तादाद कम होते होते खान साहब किसी तरह 5 साल पूरे कर ही जाएंगे, और करने नहीं चाहिए 5 साल पूरे। नहीं, अगर को बेहतरी हो रही होती तो बिल्कुल कर जाते हैं, हमें क्या इतराज था। लेकिन अब वो खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है। उसमें मैं तो शुरू में कह चुका हूँ कि हम कोई उसका लंबा चौड़ा क्रेडिट नहीं लेना चाहते। ठीक है, अच्छा हाजी साहब, आवाम की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त कोविड-19 के मामले पे हुकूमत ने सारा मामला अवाम पे डाल दिया है कि अवाम ने SOPs की पाबंदी नहीं की, इसलिए अमवात बढ़ गई। बार बार जिक्र अवाम का किया जाता है। खान साहब भी कहते हैं कि अवाम इसे अब फ्लू समझ रहे हैं, वो संजीदा नहीं ले रहे, और अवाम पे सारा नज़ला गिराया जा रहा है। इससे पहले आप भी अवाम को ही मरूद इल्ज़ाम ठहरा चुके हैं कि ये जो इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल बनी है, मियाँ नवाज शरीफ के साथ अवाम नहीं निकले थे। मैं ज़रा आपको याद करा दूँ, आपने क्या अवाम को ताना दिया था या जो भी था, ज़रा वो भी सुनने ज़रा। हमारे यहाँ पे द इजीएस्ट वे आउट जो है वो ट्विटर है या फेसबुक पोस्ट कर दिया, अपने जिहादी होने का सबूत दे दिया। नो, आपको फिजिकली उसके डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। लोग वोट ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दे। सब आप हो या तहरीक इंसाफ हो, हर कोई अवाम को ही हर मामले पे मरूद इल्जाम ठहराता है। मियाँ साहब के साथ लोग कोविड-19 के मामले में भी अवाम को कसूरवार। आप अवाम की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि मैंने इस स्टेटमेंट में अवाम का लफ्ज कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। अपने पार्टी के कारकुनान को ही दिया था ना। नहीं, मैंने अवाम का लफ्ज कहीं भी नहीं इस्तेमाल किया। मैंने तो जो है मैंने एक बात कही थी और मैं उस पर स्टैंड करता हूँ, आज भी स्टैंड करता हूँ। तो किसकी तरफ और ये बात जो है इस बात को मैंने विटनेस जो है पिछली अपनी 30 साल की, बल्कि इससे ज्यादा की सियासत में बार बार विटनेस किया है।
तो ये मैं आवाम मेरा तो जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल में जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जो है वो तो आवाम के मधुने में रहता है। मैं आवाम के मतलब किस तरह बात कर सकता हूँ, लेकिन ये जो है मेरा ख्याल थोड़ा सा इररेलेवेंट है ये हमारी मौजूदा डिस्कशन के साथ। जो नहीं, आप किसको मुरुद इल्जाम ठहरा रहे थे कि लोग फेसबुक पोस्ट कर दी, जो भी कर दिया, सड़कों पे निकलने मैं देखिए मैं मेरी सोशल मीडिया के जो बाय एंड लार्ज मैं सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया की सारी दुनिया में ये कल्चर डेवलप हुआ है कि आप बगैर किसी जिम्मेदारी के जो है अपना फर्ज जो है समझते हैं कि निभा लिया है हमने। मैं भी उसमें शामिल हूँ और भी लोग शामिल हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ट्वीट कर दिया है या फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है तो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, नहीं। आई थिंक जो आप सोशल मीडिया पे, चाहे आप अमेरिका बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बैठे हुए हैं, यूरोप बैठे हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, आप पब्लिक हेल्थ पे बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं, एनवायरनमेंट पे बोल रहे हैं, तो जब तक आपका साथ जो है लेग वर्क नहीं होगा, आप अपनी सोशल मीडिया के ऊपर अपना एक्टिविज्म जो है उसको बैकअप नहीं करेंगे, उसको लेग वर्क के साथ जो है एक जद्दोजहद के साथ बैकअप नहीं करेंगे, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविटी है वो कुछ तो आपका फर्ज अदा कर देगी, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं करेगी। ये मेरा मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं बतौर जमात, इस वक्त आपकी पार्टी काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रही है। पार्टी के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ वो मुल्क से बाहर हैं, उनके बेटे तो मुल्क से पहले ही बाहर थे, सलमान शहबाज साहब मुल्क से बाहर है। अब उनके यहाँ पे नैब जो है वो इंटरपोल से रब्ता कर उन्हें वापस लाने के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब जो है वो नैब के केसेस फेस कर रहे हैं, हमजा शहबाज अंदर हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट मामला जो है आपके पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है कि इस वक्त मीडिया में तो बहुत चीज़ें आ चुकी हैं, जो हुकूमत तमाम फैक्ट्स ला के सामने पेश कर चुकी है कि उन्होंने किस तरह से टीटीज लगवाई गई, पैसा मनी लॉन्डर किया गया, फ्रंटमैन और अपने कंपनी के मुलाजमीन के नाम पे कंपनीज खोली गई और जाली अकाउंट्स खोले गए उनके नाम पे। इन चीज़ों पे ज़ाहिर है एक कोर्ट ऑफ लॉ, वहाँ पे तो चीज़ें जब प्रूव होनी, लेकिन एक आवाम की अदालत भी है। आवाम के सामने तो इस वक्त जितना डिस्क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब हो चुके हैं, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जितने शवाहिद उनके सामने आ चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब को आके आवाम के सामने फैक्ट्स नहीं रखने चाहिए कि काउंटर फैक्ट को पेश करे, भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ दुरुस्त है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? देखिए, मैं पहले आपकी बात कर रहा हूँ कि हमारी पार्टी क्राइसिस में है। देखें, पार्टियाँ, सियासी पार्टी पे क्राइसिस आती रहती है। सियासी पार्टी जो है या सियासत जो है वो कोई खुशगवार सफ़र नहीं हर वक्त होता, बीच में ना खुशगवार सफ़र भी आता है। हमारे ऊपर क्राइसिस जो है 93 में भी हमारे ऊपर क्राइसिस आई, उसके बाद 99 में भी हमारे ऊपर क्राइसिस आई, फिर हमारे खिलाफ जब गवर्नर राज लगा वो भी एक हमारे खिलाफ क्राइसिस थी। तो ये क्राइसिस जो है ये हमारे लिए नई नहीं है, हमने पहले भी अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, परवरदिगार की, हमने क्राइसिस जो है फेस की और ऑनरेबली उसमें से निकले। आज भी ये क्राइसिस जो है, इनमें सुरखरू जो है नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की पार्टी इसमें से सुरखरू होकर निकलेगी, मुझे इस पे कोई शक नहीं है। ठीक है। बाकी आपने बात की नैब की बात की। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ने अपने तमाम तर जो उनके इंक्वायरी में, मेरी भी इंक्वायरी पिछले 1.5-2 साल से जारी है, मैं भी जवाब देता हूँ। आप वो चीज़ मेरे लिए भी कह सकते हैं जो शहबाज शरीफ के लिए आपने की है, उन्होंने भी जवाब दिए हैं। और अगर कल कोई मेरी दानिश में अगर कोई रेफरेंस बनता है या अदालत में कोई मामला जाता है, मियाँ शहबाज शरीफ हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस। ये जो बातें हैं आपने कल देख ही लिया, जो स्टेटमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटमेंट आई है उसमें किन किन के नाम आए हैं। तो मैं वो इक्विटी का एक मैक्सिम है कि आप व्हेन यू आर क्लेमिंग इक्विटी और यू आर एंटरिंग इक्विटी और यू आर सीकिंग इक्विटी, उन्होंने तो उसमें जो नुक्ता यू मस्ट, मेरी बात प्लीज थोड़ा सा मौका देना, मेरी बात कंप्लीट होने दें। यू मस्ट एंटर विद क्लीन हैंड्स। तो आपको पता लग गया आप किस किस के क्लीन हैंड्स हैं, जो मियाँ नवाज शरीफ का या मियाँ शहबाज शरीफ का या हमारे दूसरे साथियों का जो एहतसाब मांग रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ पाकिस्तान में वापस आए, उन्होंने सिचुएशन फेस कर रहे हैं। वो आजकल कोविड की वजह से वो स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन 2-4-5 रोज में इंशाल्लाह ताला सेहतयाब आके वो बिल्कुल स्क्रीन पे आएंगे
और पार्टी को पाकिस्तान में जो है जिस तरह इस वक्त हालात पैदा हो रहे हैं, उनकी लीडरशिप की ज़रूरत है। वो लीड करेंगे पार्टी को, और अपने खिलाफ जितने इल्ज़ाम जिनका आपने जिक्र किया है, ये कतई गलत इल्ज़ाम हैं। लेकिन सर आप ये आपने टीटीओ की बात की है ना, मैं आप थोड़ी सी मुझे मौका देना, मैं आपका जवाब दे दूं। तो आपने टीटीओ की बात की है ना, पाकिस्तान में आपको मैं मियां शहबाज शरीफ का टीटीओ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले 20, 25, 30 साल में टीटीएं जितनी पाकिस्तान से लगी हैं, अगर वो निकालने की शुरू करें, उनका हुजूम जो है ना वो खरबों डॉलर में चला जाएगा। तो आप एक लॉ जो है वो एक बंदे के ऊपर एप्लीकेबल कर रहे हैं, और उसके 99% बंदों को जो है उसके मतलब पूछते नहीं है ये किस किस्म का कानून है या किस किस्म का एहतसाब है। तो ये पता लग जाएगा। ये तो बहस में नहीं जाना चाहता। ये इंशाल्लाह ताला जो प्रोसेस है हमारा जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से वो खुद जो है उनकी बेगुनाही जो है साबित करेगा। और वो जो आपने पब्लिक की बात की है, ये लेट द पब्लिक बी द जज कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मैं समझता हूँ 100% क्रेडिबिलिटी जो है ना वो इन हालात में एक कैंसर का सर्वाइवर जो है और आके उन्होंने ये उनको कोविड का भी प्रॉब्लम हो गया, हमजा अंदर है, एक बच्चा जो है वो 1.25 साल से जो है इस वक्त कैद है। आप ये 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी, उस वक्त वो कैद हुई, ही वाज अ टीनेजर देन। उसके बाद मुशर्रफ के वक्त में थ्रू आउट वो यहाँ पे रहा, यहाँ भी उसने सहूलतें जो है बर्दाश्त की। उसके बाद अब तीसरी उसकी जो है, मैं समझता हूँ कि वो तो एक तारीख रकम कर रहा है अपने खानदान के लिए कुर्बानियां दे के, और कैद जो है वो ठीक है। हाँ सर, फाइनली सर आपने एक मुतालबा किया था पार्लियामेंट में कि मौजूदा जो मुशीर ख़जाना हैं इनका और गवर्नर स्टेट बैंक का नाम ECL में शामिल किया जाए। आपके वज़ीर ख़जाना तो आपकी हुकूमत जब थी उस वक्त वो मुल्क से बाहर चले गए थे, तब से वापस नहीं आए, इसलिए आप ये खदशा ज़ाहिर करें कि ये भी चले जाएंगे जिस तरह आपके वज़ीर ख़जाना चले गए थे, फिर आप उन्हें भी लेके आए वापस, अगर आप इनके बाहर ना जाने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है दोनों सूरतों में कंपैरिजन नहीं है। हमारे वजीर खजाना जो है पार्लियामेंट के मेंबर थे, ये बंदा पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। और ये पिछली दफा 8.8 जो है छोड़ के गया था, मेरी बात सुनो प्लीज, आपने सवाल किया, मुझे भी मोहलत देना, या आपने नया सवाल करना तो कर लें, मैं इंतजार कर लें। बात करें सर। अब 9.1 पे ले गए हैं ये जो है, तो मैंने तो उनकी परफॉर्मेंस के नाते और उनके क्रेडेंशियल्स को अटैक किया है कि वो नहीं थे। सागदार साहब के खिलाफ कौन सी चीज प्रूव हुई है जी? कौन सा इल्जाम है जो सागदार के साथ जो है वैलिड है? तो कौन सी बात है? सागदार ने जो इकोनॉमी जो है जो छोड़ के गया था, सागदार जो है आज बताए ना उस इकोनॉमी का, और मैंने आज की इकोनॉमी का कंपैरिजन दिया है ना, मैंने दिया है ना उसको नवाज शरीफ के फिर वापस क्यों नहीं आ रहे सर? आपने फेस किए अदालतें, एहसन इकबाल साहब ने किए हैं, बाकी आपकी पार्टी के लोगों ने किए हैं। ख्याल है कि इस वक्त इंसाफ यहाँ पे मुहैया हो रहा है कि आके वो यहाँ पे फेस करें जो इंसाफ जो है? आप लोग PMLN के और पीपल्स पार्टी के लोग ही सिर्फ कैद हो रहे हैं। खुर्शीद शाह और आप तो गद्दारी का मुकदमा भी फेस कर रहे हैं सर जी। मैं खुर्शीद शाह फेस कर रहे हैं, कुछ फेस कर रहे हैं, हमारे जो दोस्त फेस कर भी रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। मैं आसन इकबाल साहब ने किया है, कामरान माइकल ने किया है, हमजा कर रहा है, मियां शहबाज साहब कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, लेकिन आप ये कोई कसौटी नहीं है कि इसके ऊपर जो है कि आप परखें लोगों को कि ये पाकिस्तान में आके फेस करें। पाकिस्तान में आकर बिल्कुल फेस करेंगे और अपनी लेकिन इस वक्त जो डाइस जो है इज लोडेड अगेंस्ट अस। क्या आपको ये नजर नहीं आता कि ये सारे के सारे जो केसेस बनाए जा रहे हैं सिर्फ 2 पार्टियों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं? ये चीनी वाला माफिया किधर गया? उसको बाहर चला गया क्योंकि उसने माल लगाया हुआ है, इसलिए उसको बाहर चला गया ना। वो उसको किसी ने नहीं रोका, वो क्यों बाहर चला गया है? लेकिन सर इसहाक डार साहब भी आपके दौरे सवाल करें ना किसी से। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो आज हो रही है ना, वो तो आपके दौरे हुकूमत में बाहर चले गए थे जब तक। नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैं तो जहांगीर तरीन की माय डियर बात कर रहा हूँ। मेरी बात भी तो समझे ना, मैं तो जहांगीर तरीन की बात कर रहा हूँ जिसको इन्होंने भेजा बाहर जो है वादा माफ को। वो तो कह रहे हैं वापस आऊंगा मैं, बायएनुअल चेकअप के लिए आया। आएंगे तो मैं फिर बात कर लूंगा आपसे। वो आगे तो फिर मियां साहब भी वापस आएंगे फिर? बड़ी आप पे मियां साहब ने तो आना ही आना वापस। उनका तो ही इज वेटिंग फॉर उनकी ये हालात को नॉर्मल हो और उनकी जो
2-3 जो उनके मरहले हैं सेहत के, वो खत्म होने वापस आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ अगर अपनी बेगम को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के आ सकते तो आप कोई क्या चीज उनको माने हैं भाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त गुजरने के साथ साथ तेज़ी से गैर मुस्तहकम हो रही है और वो ये पेशगोई कर रहे हैं कि मज़ीद लोग तहरीक इंसाफ के अंदर से भी हुकूमत से मुतनफ़र हो चुके हैं, वो भी हुकूमत को आने वाले दिनों में छोड़ सकते हैं। प्राइम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने सुनी गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब की और अब बात हो जाए वज़ीर आज़म के दौरा सिंध के हवाले से। लेकिन इस यहाँ पे ब्रेक से पहले जब ख्वाजा साहब से हमारी बात हो रही थी तो जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने भी सुना है सोशल मीडिया पे कि जहांगीर तरीन साहब के कोई राब्ते हो रहे मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए। तो इस पर मेरी अब से कुछ देर पहले जहांगीर तरीन साहब से खुद बातचीत हुई है और उनका बड़ा अहम मौक़िफ़ है जो मैं कुछ देर बाद आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले यहाँ पे वज़ीर आज़म के दौरा सिंध के हवाले से बात कर लेते हैं। कोरोना वबा के हवाले से अगर हम बात करें तो 1.5 लाख से केसेस बढ़ चुके हैं। 136 अमवात पिछले 24 घंटों के दौरान, सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान के अंदर हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन आज भी जब वज़ीर आज़म सिंध के दौरे पर हैं तो आज वज़ीर आज़म भी और सिंध के वज़ीर आला भी दोनों एक दूसरे पे हमें तनकीद करते नजर आए। बड़ा एक अच्छा मौका था कि वज़ीर आज़म जब सिंध के दौरे पर हैं तो वो वज़ीर आला मुराद अली शाह के साथ एक मुलाकात हो जाती तो शायद ये जो इख्तलाफात हैं किसी मामलात के ऊपर वो शायद दूर हो जाते और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अगर कोई हैं वो भी दूर हो जाती हैं और एक कोऑर्डिनेशन की फ़िज़ा बेहतर बन सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, तनकीद का सिलसिला जारी रहा। इस पर बात करने के प्रोग्राम में हमें सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, विभाग के वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी, और मुर्तज़ा वाब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तर्जुमान सिंध हुकूमत के। पहले नाज़रीन आपको सुनवा देते हैं कि आज क्या बात की वज़ीर आज़म ने, नाम लेके उन्होंने भी तनकीद की सिंध के वज़ीर आला पे, और मुराद अली शाह साहब ने क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लें। अगर आप ये कहेंगे कि ये सिर्फ फ्लू है, अगर आप कहेंगे आपको बुखार हो जाए आप टेस्ट कराने ना जाएं, अगर आपकी टेलीफोन मैसेजेस ये कहेंगे कि जी ये जानलेवा नहीं है, तो लोग कैसे ख्याल करेंगे? ये सारी जहालत उस लेवल पे थी और अब लोगों को ब्लेम कर रहे हैं। कोरोना के ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। शुरू में ही इन्होंने बंद कर दिया सिंध ने, मेरे से तो नहीं पूछा किसी ने। आखिर तक ये कहते रहे क्या हुआ भाई, न्यूजीलैंड ने कोविड को डिफीट किया, 92 में हमने न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप में हरा दिया था, हम इसी पे आज तक खुश हैं। असल मसला हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट का था, जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, जिनके पैसे कम हो रहे थे, उसकी वजह से उन्होंने लोगों की जानें खतरे में डाली। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारी कई मीटिंग्स हुई हैं, कंसेंसस से फैसला किया, उसके 1 घंटे के बाद जाके टीवी पे देखते हैं कि पीपल्स पार्टी के वजीर कुछ और ही बातें कर रहे हैं। मुराद अली शाह वो मानते हैं बात कंसेंसस, बिलावल कोई और ही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी सेंटर ने हमारे से ये कर दिया वो कर दिया। ये गुर्बत का इशू कोविड में उठाने की जरूरत थी, पहले आपको गरीबों का ख्याल क्यों नहीं? लोगों ने गाड़ियों लूटनी शुरू कर दी, क्राइम ऊपर चली गई, अब भूखे लोग वो क्या करेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बंदा भूख से नहीं मरा है, पिछले पूरे पाकिस्तान में नहीं मरा है, ये मैं आपको बता दूं। बहुत वाज़ेह नाज़रीन आपको तज़ाद नजर आएगा दोनों रहनुमाओं के मौक़िफ़ के अंदर, एक दूसरे पे इल्ज़ामात आज भी लगते रहे। फवाद चौधरी साहब, जब वज़ीर आज़म आज सिंध के दौरे पर थे, 2 दिन का दौरा था, मुलाकात कर लेते सिंध के वज़ीर आला के साथ तो आज मेरे ख्याल से ये शिकवे ना करने पड़ते, जो भी इख्तलाफात हैं वो मेरे ख्याल से दूर होने का एक बेहतर मौका नहीं था आज। देखिए, पहली बात तो यह है कि मुलाकात हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कोई हर्ज नहीं था। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, बिल्कुल, और उनकी आपस में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं था और मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो एक ओवरऑल जो एक ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में सेगमेंट ऑफ मीडिया का कि वो ये क्यों चाहता है कि हम कोई कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में तो नहीं है जहाँ पर कोई दूसरी ओपिनियन ही ना हो। देखिए, यहाँ पर हम एक डेमोक्रेसी हैं और डेमोक्रेसी में मुख्तलिफ ओपिनियंस होती हैं और उन ओपिनियंस की वजह से फिर एक जो है वो कंसेंसस बनता है और आप आगे जाते हैं। यहाँ पे ये कहना है कि सिंध गवर्नमेंट अगर मुकम्मल लॉकडाउन कह रही है और वफाक कह रहा है मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ये 2 ओपिनियंस होनी ही नहीं चाहिए।
ये तो मेरे ख्याल है बिल्कुल बेतुकी बात है। लेकिन सर जो सिंध तो ये कह रहा है कि दो मुख्तलिफ ओपिनियन, दो मुख्तलिफ आरा होने की वजह से अवाम कंफ्यूज हो रहे हैं। कोरोना वबा के कॉन्टेक्स्ट में तो मेरे ख्याल से वो कह रहे हैं कि ये एक राय होनी चाहिए तमाम की। नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो भी ये समझता है, चाहे वो सिंध में मुराद अली शाह साहब हो, चाहे आप हो या कोई भी और हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप एक ओपिनियन कह दें और कह दें कि नहीं दूसरी ओपिनियन हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप जमहूरियत में नहीं है, फिर आप डिक्टेटरशिप में हैं या आप किसी और निज़ाम में हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम में है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा, जहाँ पे जमहूरियत होगी, वहाँ पे मुख्तलिफ ओपिनियंस होंगी। और स्पेशली जब मामला इतना कॉम्प्लेक्स है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा है, ये मामला इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक ओपिनियन रखें और कहें कोई और दूसरी ओपिनियन होगी नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इस बात के ऊपर। एक तरफ आपका जो है इकोनॉमिक लाइफ है, दूसरी तरफ आपकी हेल्थ है। तो ये एक बड़ी मुश्किल से इसको आपने दोनों को लेके आगे चलना है और आगे बढ़ना है। तो आई डोंट थिंक सो कि इंसिस्टिंग ऑन के हैविंग वन ओपिनियन के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। ये तो मेरे चले ये नुक्ता मुर्जा वाब साहब तो जानते हैं, चूंकि सिंध ज्यादा इस बात पे जोर दे रहा है कि एक राय होनी चाहिए, इख्तलाफ राय से कंफ्यूजन फैलती है, अवाम कंफ्यूज होते हैं। मुर्जा वाब साहब, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि एक ही ओपिनियन हो, ये डेमोक्रेसी है, इख्तलाफ राय हो सकता है किसी मामले पे, इसमें भी अगर है तो कोई इतनी मुज़ाक़े की बात नहीं है। क्यों बार बार आप लोग ये कह के ताना देते हैं इमरान खान साहब को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि भाई आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं इस मामले पे, हम और बात कर रहे हैं, आप और बात कर रहे हैं, कोई इत्तेफाक राय नहीं पैदा हो रहा किसी मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, कंफ्यूजन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं समझता हूँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है जमहूरियत का हुस्न है, किसी भी अच्छी सोसाइटी का एक बड़ा पॉजिटिव पहलू है अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से या डाइवर्जेंट व्यू से आप सीख पाते हैं और अपने फैसला साजी को और बेहतर बना सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे इशू नहीं है, इशू ये है कि जो आखिर में फैसला होता है उस फैसले की अमल दरामद कैसे की जाती है। और फैसला लॉकडाउन के हवाले से जब पाकिस्तान में किया गया, गो के सबसे पहले सिंध हुकूमत ने फैसला किया, उस फैसले को तमाम सूबाई हुकूमतों ने फॉलो किया, वफाकी हुकूमत ने फॉलो किया। असद उमर साहब ने कह रहे हैं मुझसे तो पूछा भी नहीं गया, मुझे तो बताया भी नहीं है, खुद से फैसला कर लिया आप लोगों ने। 1 अप्रैल, मैं डेट कोट कर रहा हूं समर आपको, 1 अप्रैल 2020 को एनसीओसी का सुबह में इजलास होता है, जिसके बाद दूसरा इजलास एनसीसी का होता है, जिसको सरबराही वजीर आजम पाकिस्तान करते हैं। और इसमें इन प्रिंसिपल फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन को 10 अप्रैल तक एक्सटेंड किया जाएगा। ये फैसला सिंध हुकूमत का नहीं था, पंजाब हुकूमत का नहीं था, बलूचिस्तान का, केपी का नहीं था, ये हुकूमत पाकिस्तान का था, तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स का था। और हमें दुख इस बात पे होता है समर कि जब वजीर आजम खुद फैसला कर लेते हैं तो फिर फैसले से पीछे क्यों हटते हैं। वो तो आपके बारे में ये बात कर रहे हैं कि आप लोग, वो तो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि मीटिंग्स के अंदर, कमेटी के अंदर बैठ के आप कोई और बात करते हैं, मुराद अली शाह साहब बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोई और बयान दे देते हैं कि सिंध वफाक हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। वो तो खान साहब आप पे ये इल्जाम दे रहे हैं। समर, इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है और बहैसियत वजीर आजम में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहूंगा जो कि गलत हो। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा कि वजीर आजम पाकिस्तान का ये बयान गलत है, बेबुनियाद है। हर एनसीसी के इजलास में वजीर आला सिंध ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू विसिफरसली, प्रोएक्टिवली वफाकी हुकूमत के सामने रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली वजीर आजम पाकिस्तान शायद किसी और के व्यू को एक्सेप्ट करने पर बिलीव नहीं करते, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन एक और बात भी आज, समर, आप जी समर एक बात कर लूं सिर्फ, जी वजीर आजम पाकिस्तान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन का फैसला किया उससे क्राइम की सिचुएशन सिंध में बढ़, उसी तरफ आ रहा हूं, बिल्कुल। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम को, मैं चैलेंज करता हूं कि उनको जिस किसी ने ये फिगर दिया है वो गलत दिया है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है गलत फहमी पर मबनी है। ये कौन प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की मालूमात देता है? ये कौन इस तरह की मालूमात देता है? फवाद चौधरी साहब कौन इस तरह की मालूमात देता है प्राइम मिनिस्टर को कि जिससे सिंध कंटेस्ट कर रहा है? कह रहे हैं ना कोई क्राइम रेट ऊपर गया है, ना कोई भूख से मरा है, जिसका खान साहब बार बार आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र कर रहे थे। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो एक ओवरऑल एनसीओसी में पहले बात कर लें, एनसीओसी के अंदर जो जितने फैसले हुए हैं वो कंसेंसस से हुए हैं, और जहां पे फॉर एग्जांपल सिंध ने ऑब्जेक्शन किया है वहां पर फैसला जो है वो तब्दील भी किया गया है। मिसाल के तौर के ऊपर आपको याद होगा कि जो फ्लाइट्स की स्केड्यूल है, जब इंटरनल फ्लाइट्स खोलनी थी
तो सारे सूबे खोलना चाह रहे थे, सिर्फ सिंध नहीं खोलना चाह रहा था, और सिंध के एतराज में वो जो फ्लाइट्स हैं उसके ऊपर कंसेंसस किया गया, वो नहीं किया। इसी तरह से जो इस वक्त जो जितने बातें सिंध की गवर्नमेंट के लोग बाहर टीवी पे करते हैं, अगर आप एनसीओसी के मिनट्स उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कभी इस तरह की बातें जो है वो नहीं होती, और वहाँ पे एक कंसेंसस से फैसले जो हैं वो होते हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मुकम्मल लॉकडाउन, प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से बड़ा कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, और प्राइम मिनिस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि मुकम्मल लॉकडाउन जो है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए फिजिबल नहीं है, और सेकेंड ये कि इससे आपकी बिल्कुल जो इकोनॉमी है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा वो एक दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान चलना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं पहले दिन से कह रहे हैं SOPs लेके। लेकिन सर ये जो क्राइम की बात की आज खान साहब ने, क्राइम रेट बढ़ गया जब हमने लॉकडाउन सिंध के अंदर वहां पे लॉकडाउन हुआ, तो ये आदाद शुमार कौन दे रहा है? मुर्जा साहब चैलेंज कर रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, या आदाद शुमार गलत है, तो इसकी भी वजाहत नहीं आनी चाहिए? खान साहब देखें ना कि ये भाई कौन इस तरह ब्रीफ कर रहा है, उन्हें गलत मालूमात दे रहे हैं। देखिए फ्रेंकली मुझे नहीं पता कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही थी, कई दफ़ा कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होती है। नहीं, वो लॉकडाउन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि फाके हो गए थे, भूख हो गई थी, लोगों को बेरोजगारी थी, क्राइम रेट बढ़ गया था बहुत ज्यादा, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। अगर आप ताजर इत्तेहाद जो है, जो सिंध का या कराची का जो ताजर इत्तेहाद है, आप जरा उनसे राय लेना कि लॉकडाउन के दौरान उनके ऊपर क्या गुजरी। आप वो लोग जो दिहाड़ी के दार हैं, वो लोग जो कि रोज कमाते हैं और खाते हैं, जरा उन लोगों से जरा पूछे ना कि उनके ऊपर क्या बीती। ये तो जो हमारी जो सैलरीड क्लास है वो तो ठीक है, उनका तो गुजारा हो जाता है, और उनको जो है वो सैलरी जिसको मिल जाती है महीने की, वो तो कहता है ठीक है बेशक लॉकडाउन कर लें। प्रॉब्लम तो उन लोगों का है ना जो रोज कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों के ऊपर बड़ी बुरी तकलीफ गुजरी है, बहुत फाका कशी जो है वो गुजरी है, बहुत उनका जो है वो जो मजदूर है, दिहाड़ी का जो दुकानदार है, उसको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है, और मेरा ख्याल है इससे अगर आप इनकार करेंगे तो आप हकीकत से इनकार कर रहे हो। मुर्जा साहब, प्राइम मिनिस्टर के दौरा सिंध के वाले से अगर हम बात करें तो तनकीद कल से होती रही काफ़ी ज़्यादा। हम सिंध की क़यादत को भी सुनते रहे कि प्राइम मिनिस्टर को मुलाकात करनी चाहिए थी, और ये भी सामने आया कि CM साहब ने कल अपने आप को शाम में स्पेयर भी रखा हुआ था, फ्री रखा हुआ था, कि वो मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन आज के वाले से तो ये भी सामने आया गवर्नर साहब का मौक़िफ़ कि आज के वाले से मुलाकात की रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन CM साहब ने कहा कि आज नहीं हो सकती, कि आज तो बजट सेशन है और कैबिनेट है। वो तो मॉर्निंग में था, चीज़ें सारी हो गई, दोपहर में मुलाकात तो शाम तक प्राइम मिनिस्टर कराची में ही थे, हो नहीं सकती थी बीच में से आधा घंटा निकाल लेते, 20 मिनट निकाल लेते। ये इख्तलाफात जो आज सामने आ रहे हैं ये ना होते, ये ख़त्म हो जाते सारे। मैं समझ थोड़ा पहले फवाद ने जो पॉइंट रेस किया मैं उसका जवाब दे दूं। फवाद, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूं कि मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में हर शख्स तकलीफ में है, लेकिन आप यकीन जाने जिन लोगों के प्यारे उनसे बिछड़े हैं ना, जो तकलीफ उनके ऊपर गुजरी है ना, वो इर्रिप्लेसेबल है। मेरे ख्याल में अगर मैं दिन में 3 बार खाना खाता था, शायद मैं 2 बार खाना खा लूंगा, 1 बार खाना खा लूंगा सर्वाइव करने के लिए, लेकिन जिसका प्यारा उससे बिछड़ गया वो वापस नहीं आ सकता। और मैं समझता हूँ ये वो एरिया जहां पर गवर्नमेंट को, वफाकी हुकूमत को सेंसिटिविटी शो करने की जरूरत थी, जो अनफॉर्चुनेटली सेंसिटिविटी नजर नहीं है, बल्कि एपैथी फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर नजर आई। अब आज जो आपका सवाल आपने पूछा विद रिगार्ड्स टू चीफ मिनिस्टर साहब, देखिए सुबह काबीना का इजलास था वजीर आला की सरबराही में, और दोपहर को सिंध असेंबली का इजलास था। जहां तक मेरी मालूमात हैं, वजीर आजम पाकिस्तान 2 बजे कराची से लाड़काना तशरीफ ले गए थे, और हमें इंटीमेट नहीं किया गया किसी जगह पर भी कि वो शेड्यूल करना चाह रहे थे कोई मीटिंग विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। जो शेड्यूल है वजीर आजम पाकिस्तान का, गवर्नर सिंध ये कह रहे हैं कि राब्ता किया गया था CM साहब से, CM साहब ने माजरत थी कि आज के दिन के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं नहीं मिल सकता, बजट है, काबीना है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि आज सुबह 10 बजे काबीना का हमारा इजलास हुआ, वो इजलास 2 बजे खत्म हुआ, उसके बाद सिंध असेंबली का इजलास शुरू हो गया। कल का दिन हमने ना काबीना का इजलास रखा था, ना असेंबली का इजलास रखा था। वजीर आजम कल कराची 8 बजे तशरीफ ले आए थे। अगर वजीर आजम की प्रायोरिटी लिस्ट में वजीर आला से मुलाकात होती
तो कल मुलाकात आसानी से हो सकती थी। वजीर आला सिंध खुशी खुशी गवर्नर हाउस जाते, वजीर आजम से मिलते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनको बताते, बट चूंकि शायद वजीर आला सिंध की शायद बातें नागवार गुजरती हैं, वजीर आजम को शायद उनकी कही हुई बातें उनको पसंद नहीं आती, जिस तरीके से वो सिंध की आवाम का मुकदमा वजीर आजम के सामने रखते हैं, तो इसलिए शायद वजीर आजम ने प्रायोरिटी या तरजीह नहीं दी वजीर आजम से मुलाकात को। उन्होंने तरजीह दी कि वो कामरान खान साहब से मुलाकात कर लें, उन्होंने तरजीह दी कि किसी बिजनेसमैन से मुलाकात कर लें, उन्होंने तरजीह दी कि वो अपनी जो इत्तेहादी जमातें उनसे मुलाकात कर लें। वैसे आईजी और चीफ सेक्रेटरी से भी मुलाकात की है बाय द वे, आईजी और चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मुलाकात थी बाय द वे। नहीं, आईजी को उन्होंने लाड़काना बुलाया था। हाँ। नहीं, मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दूं, चीफ सेक्रेटरी से आईजी से उनकी कराची में मुलाकात नहीं हुई। आईजी को उन्होंने लाड़काना बुलाया था और चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने लाड़काना बुलाया था। तो आईजी सिंध गालिबन लाड़काना चले गए थे, बट चूंकि आज बजट इजलास था तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने रिग्रेट किया। उन्होंने कहा जी मुझे अपनी आईनी जिम्मेदारी निभानी है और मुझे कैबिनेट का इजलास अटेंड करना है, बिकॉज चीफ सेक्रेटरी साहब कैबिनेट के सेक्रेटरी होते हैं। फवाद चौधरी साहब, ये जो बात कर रहे हैं मुर्जा साहब के जानबूझ के खान साहब अवॉइड कर रहे हैं मुराद अली शाह साहब को कि वो सख्त बातें करते हैं, तल्ख बातें करते हैं। और लास्ट टाइम आपको याद है कि जब इजलास हो रहा था एनईसी का, उसमें मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आना चाह रहा था, मैं आ रहा था, लेकिन मुझे मना किया गया यहाँ से कि आप ना आए, वीडियो लिंक पे ही बात हो। वो उन्होंने ये भी कहा था मुराद अली शाह साहब ने कि कैबिनेट के इजलास में 40-40 लोग बैठ जाते हैं, यहाँ तो 13 लोगों ने बैठना था। तो खान साहब लगता है कि जानबूझ के नहीं मिलना चाह रहे थे। वैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो मीटिंग आखिरी हुई थी उसमें मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, तो वो बड़ी खुशगवार थी। कोई ऐसी मुराद अली शाह साहब ने फ्रेंकली कोई सख्त बात जो है वहाँ पे नहीं की, और इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उनकी बात को हमेशा जो है वो ड्यू वेटेज जो है वो दिया है। लेकिन जो ओवरऑल अगर कुछ ऐसा इशू होगा, कुछ मामला जो है वो होंगे कि जिसमें एक समझिए कि एक तलखियाँ हैं, तो तलखियाँ तो हैं ऑब्वियसली सिंध गवर्नमेंट के ऊपर और मुराद अली शाह साहब के रवैये के ऊपर भी, और यकीनी तौर के ऊपर उनके भी अपने गिले होंगे, उनके भी अपनी बातें होंगी। और मेरे ख्याल में दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स हैं और दोनों के दरमियान अच्छा राब्ता होना चाहिए, आपस में बातचीत भी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादातर मामलात हैं वो हल हो सकते हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब वैसे कैन आई रिस्पॉन्ड? जी जी जी, क्विकली बात करें। समर, देखिए यही वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हुकूमतें जो है ना तलखियों पर नहीं चलती हैं, हुकूमतें चलती हैं आवाम के वोटों पर, अपने आईनी मैंडेट के ऊपर। अगर तलखी है, कोई जाती रंजिश है, तो आप उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को प्रेफरेंस देते हैं। तो मैं समझता हूं अगर वजीर आजम तलखी की वजह से या उनके जो जाती रंजिश है पीपल्स पार्टी से या मुराद अली शाह से, अगर उस वजह से वो एक सूबे के कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात को तरजीह नहीं दे रहे, तो मैं समझता हूं बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हम तो ऑन रिकॉर्ड ये कहते हैं कि हमें तलखियां हैं, हमारी रिजर्वेशन है पीटीआई के साथ, बट चूंकि वजीर आजम इमरान खान साहब हैं, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर हैं, बेइंतहा एहतराम है इन तमाम लोगों के लिए, बिकॉज हम उस ओहदे का एहतराम करते हैं। हमारा जो जाती पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम उसको अपनी आईनी जिम्मेदारी के ऊपर तरजीह नहीं देते हैं। आईनी जिम्मेदारी शुड टेक प्रेसिडेंस एंड शुड टेक प्रेफरेंस, एंड आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब को इन तकाजों को पूरा करना चाहिए। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बाय द वे आपने मशवरा दिया था नेशनल असेंबली का इजलास वर्चुअल पे या हाइब्रिड के पे बुलाने के हवाले से, उस पर तो अमल नहीं किया गया, लेकिन सिंध ने आपकी तजवीज़ जो है उस पर अमल किया है। वहाँ आज एक वर्चुअल इजलास हुआ, यानी कि हाइब्रिड था, कुछ अरकान मौजूद थे, कुछ वर्चुअल पे थे। एक अच्छा वहाँ पे हमने देखा कंडक्ट हुआ, असेंबली का इजलास हुआ, उन्होंने वहाँ पे रूल्स भी अमेंड कर लिए। क्या कहेंगे इस पे, नेशनल असेंबली को भी या बाकी असेंबली को भी इसे कॉपी करना चाहिए बजाय बड़े होटलों पे इजलास करने के? देखिए जी, पहली बात तो ये कि ये बड़ी वेलकम डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध असेंबली ने एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त काम किया, और यही मॉडल है जिसके ऊपर हमने आगे चलना है। वो अलबत्ता ये बात ज़रूर है, दिलचस्प है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जो यहाँ पे रज़ा रबानी साहब और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कौमी असेंबली में वर्चुअल इजलास की मुखालफत की, और दे एक्चुअली साइडेड विद PMLN कि नहीं इकट्ठा इजलास होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन सिंध में उन्होंने जो है 12 इसको सिंध में जो है वो उन्होंने इजलास किया, ये बड़ा अच्छा है, और इससे बहुत अच्छा होगा, इससे कैपेसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा मेंबरान इसमें आ सकेंगे, तकारीर जो है उनमें क्वालिटी जो है वो बेहतर होगी, और यही एक जो है वो फ्यूचर हमारा रास्ता है।
और इन्होंने जो रूल्स भी चेंज किए वो भी बहुत अच्छा जो है उन्होंने कर लिया, और अब तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिसाल कायम कर दी है बाकी असम्बलियों के लिए कि वो उसको फॉलो करें। आई विश अगर नेशनल असम्बली में के लीडरशिप इतना वियन होता और वो इसको आगे लेके चलते तो ज्यादा एक था बेहतर था, बट एनीवेज देर आए दुरुस्त आए, इन्होंने भी कर दिया तो बहुत अच्छा। बहरहाल इस पे अब वज़ीर-ए-आज़म और मुराद अली शाह साहब को भी बैठना चाहिए, आप उन्होंने भी आपको मशवरा दें कि वो बैठें, इख्तलाफात ख़त्म करें और मिलजुल के कोरोना वबा के ख़िलाफ़ जो एक जंग है वो मिल के लड़ी जा सके, कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ी जा सके। बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब और मुर्तज़ा वाब साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और नाजरीन, आज जहांगीर तरीन साहब के हवाले से प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हुई थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की थी कि शायद वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, भाग गए हैं, और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने भी सुना है सोशल मीडिया पे कि जहांगीर तरीन साहब राब्ते करें मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के लिए। मेरी आपसे कुछ देर पहले जहांगीर तरीन साहब के साथ फ़ोन पे बात हुई है और उन्होंने कहा बेशक आप मुझे कोट करें, उनका मौक़िफ़ सामने आ गया है सारे मामले पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेड था कि जहांगीर तरीन साहब इस पर क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो आज जब मेरी उनसे बात हुई तो उनसे मैंने पूछा कि ये बातें हो रही हैं कि शायद आप राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से, मुस्लिम लीग नून की क़यादत से। तो उस पर जहांगीर तरीन साहब का ये कहना था कि नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से मैंने किसी किस्म का कोई राब्ता ना किया है, ना करने का इरादा है। उन्होंने ये भी कहा कि नून लीग का मीडिया सेल मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। और जहांगीर तरीन साहब ने यह भी कहा कि पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत मैं लेकर आया। ये कैसे मुमकिन है कि मैं उन्हीं नवाज शरीफ के साथ राब्ते करूं या उनसे कोई मुलाकात की ख्वाहिश करूं? उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। और साथ ही जहांगीर तरीन ने यह भी कहा कि उसूलों की सियासत की है जिन पर समझौता ना कभी किया और ना कर सकता हूँ। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो एक मुल्क में आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है जहांगीर तरीन के बारे से कि वो भाग गए हैं एहतसाब से, उन्होंने कहा कि मैं इलाज के लिए बरतानिया आया हूँ, मैं भागा नहीं हूँ और सेहत ठीक होते ही पाकिस्तान वापस आऊँगा। तो ये जहांगीर तरीन का एक्चुअल से मौक़िफ़ था जो कि हमने आपके सामने रखा। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।